हेलो एवरीवन, मैं ममतेज गुप्ता। आज देखेंगे सीटेट का प्रीवियस पेपर जो हुआ था 12 जनवरी 2022 को। और इस पेपर के हमने कई सारी पार्ट पहले कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सीटेट के प्रीवियस पेपर की लिंक डली हुई है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और ये साइड में जितनी भी प्ले लिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है। एनसीईआरटी को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया है क्योंकि आपके एग्जाम में एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता है। मैंने पहले किसी चैप्टर को कराया है, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर कराए हैं। तो अगर आपको थ्योरी देखनी है तो आप थ्योरी वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करना, अगर आपको एमसीक्यू देखनी है तो आप एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देख सकते हैं। और ये जितने भी एमसीक्यू हैं ये सारे आपके सीटेट के प्रीवियस पेपर को ध्यान में रखते हुए मैंने बनाए हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सीटेट की पूरी तैयारी आपकी फ्री में हो जाएगी अगर आप इन वीडियोस को देख लेंगे तो। ठीक है, 6th, 7th और 8th क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी की बुक्स आप खरीद लीजिए और आप खुद से घर में रहकर तैयारी कीजिए। आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, पर्यावरण क्षेत्रों का सही मिलान उनके उदाहरणों के साथ कीजिए, सही विकल्प चुनिए। अब देखिए ये क्या दे रखे हैं, मंडल दे रखे हैं और ये दे रखे हैं उदाहरण कि किस मंडल में कौन सी चीज पाई जाती है। ए है स्थल मंडल। देखो स्थल मंडल में मिलते हैं धातु और चट्टाने। बी है वायुमंडल। वायुमंडल में क्या है, हवा की विभिन्न गैसों से निर्मित सतह। ठीक है। और जैव मंडल किससे संबंधित है, पौधों और जीवों से। और आपका जल मंडल संबंधित है जल से जो जल की जो चीजें होती है, जैसे नदियों में होता है जल, झरनों में होता है, झीलों में होता है, समुद्र में होता है। तो ये सब किससे संबंधित है, ये जल मंडल से संबंधित है। और देखिए ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये किस एनसीईआरटी से आया है। ये आया है आपका 6th क्लास की एनसीईआरटी से, ज्योग्राफी से, चैप्टर नंबर 5 से आया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सी वायु में मौजूद गैसों में से ग्रीन हाउस गैस है। अब हमें देखना है, ये 4 गैस दे रखी हैं, इन चारों गैसों में कौन सी गैस ग्रीन हाउस है। पहला है आर्गन, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है हीलियम, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4th, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसी है, आपकी ग्रीन हाउस गैस है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ मेथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस है और आपकी और नाइट्रस ऑक्साइड भी क्या है, आपकी ग्रीन हाउस गैस है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कैसी है, आपकी ग्रीन हाउस गैस है। क्वेश्चन नंबर 53, वायु विभिन्न गैसों का सम्मिश्रण है, वायु के विषय में सही कथन का चुनाव कीजिए। वायु क्या है, बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। जैसे आप जब भी आप सांस ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, आप वायु में जितनी भी गैसों का मिश्रण है आप सभी को ले रहे हैं। जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, हीलियम है, ये क्या है, इन सभी को। और कुछ धूल के कण है, कुछ जल वाष्प है, यानी कि जल वाष्प भी है कुछ। तो इन सबको क्या ले रहे हैं, आप साथ में ले रहे हैं। ठीक है। अब इस देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। ऑप्शन है ए, पौधे वायु से सीधे नाइट्रोजन लेते हैं। देखो सीधे नहीं लेते हैं, वो क्या करते हैं, वो उनकी जो जड़ें होती हैं वो नाइट्रोजन लेती हैं। तो उनकी जड़ें कहां से लेती हैं, वो मिट्टी से नाइट्रोजन लेती हैं। बी है, हरे पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि हरे पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये वाला सही हो जाएगा। सी है, हीलियम, आर्गन और ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में है। तो ये नहीं है, हीलियम और आर्गन बहुत कम है, जबकि ऑक्सीजन का जो मात्रा है वो दूसरे नंबर पर है और पहले नंबर पे आपका नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन कितनी है, 78%। डी है आपका, छोटे छोटे धूली कण वायु में मौजूद हैं। तो ये सही हो जाएगा कि वायु में छोटे छोटे धूल के कण भी हैं। अब देखो इसका सही आंसर कौन सा होगा, बी और डी सही है। अब देखो बी और डी किसमें है, ये तीसरे वाले में है। बी और डी सही है और ए और सी क्या है, गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, शहरों में गांव की अपेक्षा अधिक तापमान रहता है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए ये आया है आपका इसी वाले चैप्टर से, वायु वाले चैप्टर से, 7th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी है, चैप्टर नंबर 4 है। ये वाला भी चैप्टर नंबर 4 से आया है, ये वाला भी चैप्टर नंबर 4 से आया है।
और ये वाला भी चैप्टर नंबर 4 से आया। ठीक है, ये सारी किससे आए हैं? चैप्टर नंबर 4 से आए हैं। आइए देखते हैं क्या कारण है कि शहरों में गांव की अपेक्षा अधिक तापमान होता है। ए है कंक्रीट और धातु निर्मित भवन दिन में गर्म हो जाते हैं, ये सही है। बी है ऐसा फिल्ट निर्मित सड़कें गर्म हो जाती हैं, ये भी सही है। सी है भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म हवा रोक लेते हैं। और आपका डी है, देखो ये वाला जो छा है ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, शहरों में अधिक खुले स्थान और पेड़ होते हैं। तो जो डी वाला है ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत, कि शहरों में खुले स्थान नहीं होते हैं। शहरों में क्या होते हैं? घर पास पास होते हैं और पेड़ भी काफी कम होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, ए, बी और सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। खनिजों को उनके प्रकारों से सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए ये खनिज है और और ये उनके उदाहरण है, मतलब कौन से खनिज का कौन सा उदाहरण है वो हमें देखना है। ए है लौह अयस्क या लौह खनिज। ठीक है, लौह खनिज का संबंध किससे है? इसका संबंध है मैग्नीज से। ठीक है, किससे है? मैग्नीज से। लोहा बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? मैग्नीज की जरूरत होती है। बी है जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन का संबंध है कोयला से, और कोयला जो होता है वो आपके अपसादी चट्टानों में मिलता है। ठीक है, चट्टाने 3 प्रकार की होती है ना, कार्यांतित चट्टाने, अपसादी चट्टाने, अग्नि चट्टाने। तो जो सेकंड नंबर की चट्टाने हैं उसमें मिलता है अपसादी चट्टानों में कोयला। कोयला, पेट्रोलियम, ये सारी चीजें किसमें मिलती हैं? अपसादी चट्टानों में मिलती हैं। सी है अधात्विक खनिज, यानी कि जो धातु से नहीं है, निर्मित नहीं है, वो कौन सा है? अधात्विक खनिज। तो ये हो जाएगा आपका पहला चूना पत्थर। ठीक है, और अलोहा खनिज ये क्या है? सीसा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर, देखो ये 8th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी से आया था, चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम 56। यदि वन्य जीव के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि कार्य आवश्यक है? यानी कि हम क्या करें जिससे जो वन्य जीव है उनका संरक्षण किया जा सके। अब देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखो ये आया है आपका 8th क्लास की ज्योग्राफी से, चैप्टर नंबर 2 से। ठीक है, पहला है वनों की कटाई और मृदा अपरदन। तो वनों की कटाई करेंगे तो क्या होगा? पेड़ कम होंगे तो वन्य जीव कैसे हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। तो ये वाला हो गया गलत। दूसरा है दवा नल, यानी कि जंगल की आग और भूस्खलन, यानी जब पहाड़ टूट टूट कर गिरेंगे तो क्या होगा? उसमें बहुत सारी जानवर भी दबकर मर जाएंगे। दवा अंगली मतलब दवा नल का मतलब हो गया कि जंगलों में जो आग लगती है उसकी वजह से, तो उसकी वजह से तो नुकसान होता है। तीसरा है राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य, यानी कि जो जातियां, जो पशुओं की, जानवरों की जातियां क्षतिग्रस्त हैं उनके लिए क्या है? विशेष सुविधा की जाए, उनको उनका एक तरह से निरीक्षण किया जाए और उनको पोषण दिया जाए ताकि वो हमेशा सुरक्षित रह सके। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के तरीके पर सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि हम क्या करें जिससे हमारी जो कृषि है उसका उत्पादन बढ़ जाए। ए है उर्वरकों और उच्च उपज वाले बीजों का प्रयोग, यानी कि हमें क्या करना चाहिए? फर्टिलाइजरों का प्रयोग करना चाहिए और जो अच्छे बीज हैं हमें उनका प्रयोग करना चाहिए। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। बी है बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके। तो ये भी सही है कि हमें ज्यादा से ज्यादा जमीन पर क्या करना चाहिए? फसलों को उगाना चाहिए। सी है वर्षा निर्भर कृषि। देखो वर्षा निर्भर कृषि से तो क्या होगा कि गड़बड़ हो जाएगी। अगर हम वर्षा पर निर्भर रहेंगे और वर्षा नहीं हुई तो कृषि पूरी तरह से चौपट हो जाएगी और उससे हमें क्या होगा? नुकसान होगा। जनसंख्या बढ़ती रहेगी और कृषि क्या होगी? कम होगी, तो खाने की कमी हो जाएगी। डी है कृषि का मशीनीकरण। तो ये भी सही है कि क्या करें? हम ज्यादा से ज्यादा मशीनों का प्रयोग करें ताकि कम से कम भूमि पर ज्यादा से ज्यादा अनाज उगाया जा सके। तो इसका सही आंसर वो होगा जिसमें सी वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए सी वाला ऑप्शन किस में नहीं है? ये तीसरे में नहीं है सी वाला ऑप्शन, तो यही वाला इसका सही हो जाएगा। ए, बी और डी सही है। ठीक है, और ये आया है आपका 57 वाला, ये आया है आपका 8th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 3 से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58।
निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वाग्रह की संकल्पना को समझाने के लिए उपयुक्त उदाहरण होगा? क्या समझाना है हमें? हमें समझाना है पूर्वाग्रह की संकल्पना। पूर्वाग्रह क्या है कि किसी भी व्यक्ति को देखकर हम उसके व्यवहार को जाने बिना, उसके बारे में जाने बिना हम क्या करें, अपने अंदर कोई भी गलत धारणा बना के रखें। ठीक है, कोई भी हम ये चीज सोच के रखें कि वो अच्छा है या वो बुरा है। ठीक है, किसी के बारे में हम ये धारणा बना लें कि ईमानदार है, बहुत अच्छा है, या किसी के बारे में हम धारणा बना लें कि ये इस जाति से रिलेटेड है तो ये कम इंटेलिजेंट होगा या ये बेईमान होगा। इस तरह की कुछ भी अवधारणा बना लें किसी भी व्यक्ति को देखकर, उसको जाने बिना, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्वाग्रह। यानी कि पहले से ही अपने मन में कोई भी धारणा हमने ग्रहण कर रखी है। ठीक है, पूर्वाग्रह मतलब पहले से ही कोई भी हमने धारणा सामने वाले को जाने बिना अपने अंदर धारण कर रखी है या ग्रहण कर रखी है। ऑप्शन है ए, लोग एक दूसरे को बराबर समान रूप से देख रहे हैं। बी है, लोग अन्य लोगों को नकारात्मक रूप से देख रहे हैं। सी है, लोग एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं। डी है, श्रेष्ठता एवं हीनता की भावना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, देखो डी भी सही था और बी भी सही था, कि लोग अन्य लोगों को नकारात्मक रूप से देखते हैं। यानी कि एक तरह से उनके दिमाग में ये रहता है कि ये इस तरह के लोग हैं, ये इस तरह के लोग हैं, इस तरह। ठीक है, अब देखो सम्मान तो नहीं होगा, अगर सम्मान की भावना किसी में आ रही है तो क्या है, अच्छी बात है, ये तो बराबरी वाली बात हो गई। ठीक है, तो ये ए और सी आपका ऑप्शन नहीं होगा, जिसमें बी और डी होगा वही वाला आपका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन से कारक क्षेत्र की विविधता पर असर या प्रभाव डालते हैं? विविधता पर कौन सी चीजें असर डालती हैं वो हमें देखना है। देखो ये 59 वाला आया है आपका 6th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 1 से, और ये भी आपका 6th क्लास की एनसीईआरटी से आया था, लेकिन ये आया था आपका चैप्टर नंबर 58 वाला आया था चैप्टर नंबर 2 से। ठीक है, पूर्वाग्रह वाला आया था चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर नंबर 2 में ही पूर्वाग्रह दे रखा है, चैप्टर 2 में ही पॉलिटिकल साइंस में रूढ़िबद्ध धारणा का भी एक कॉलम दे रखा है, तो ये दोनों उसी चैप्टर से रिलेटेड है। अब देखते हैं, ए है विभिन्न खान पान और कपड़ों की आदतें। बी है समान धर्मों का पालन। सी है लोगों द्वारा अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों में सामंजस्य बैठाना। तो 59 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और सी। विविधता किस पर असर डालेगी, इन दोनों चीजों पर असर डालेगी। ठीक है, समान धर्मों का पालन करना, इससे इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि विविधता क्या है, विविधता है बहुत सारी चीजें जो डिफरेंट है। ठीक है, अब जैसे लोगों का क्या है, भिन्न भिन्न खान पीन है या कपड़े पहनने की आदत है, या फिर भौगोलिक दृष्टि की तरफ से क्या है, भिन्न भिन्न है। अगर इसमें बोला होता कि बहुत सारे धर्म भारत में हैं, ये किसका प्रतीक है, तो ये किसका प्रतीक हो जाएगा, ये विविधता का प्रतीक हो जाएगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए और सी, ये सही है, बाकी की जो बी है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे, जिसकी वीडियो आपको कल देखने को मिलेगी, या फिर अगर आप वीडियोस को बाद में देख रहे हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने आपको लिंक बताया था प्लेलिस्ट का, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं बाकी के जितने भी पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 60, राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? पहला है मुख्यमंत्री, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा है मुख्य सचिव और चौथा है महान्यायवादी। तो ये आया है आपका 7th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 3 से। और राज्य सरकार का जो प्रमुख कार्यकारी होता है वो होता है राज्यपाल। जो काम राष्ट्रपति केंद्र में करते हैं यानी कि देश के लिए करते हैं, वही काम राज्यपाल राज्य में करता है। ठीक है, राज्य के लिए, क्योंकि जो हमारा राज्य का जो विधायिका वगैरह है या संसद है, बिल्कुल उसी तरह, मतलब केंद्र में और राज्य में एक जैसी व्यवस्था है। केंद्र में जो काम राष्ट्रपति करेंगे और वही काम राज्य में राज्यपाल करेंगे। राज्यपाल एक तरह से केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, जो ये देखता है कि सरकार की जितनी भी नीतियां हैं, जो भी काम है, वह राज्य में ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। वैसे ये वीडियो सुबह के 9 बजे मैं अपलोड करती हूँ डेली। सुबह के 9 बजे ये वीडियो आती है और शाम के 6 बजे
आपको एक मोटिवेशनल वीडियो भी मिलती है। तो आप जब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।